आधी रात के 4 बजे जैसे ही चीन और अमेरिका के युद्धपोत हिंद महासागर में हरकत में आए, पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में भूचाल आ गया। वजह, चीन और अमेरिका भारत के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में मानवीय सुरक्षा के बहाने अपनी सेनाएं भेज रहे थे। असली निशाना था थोरियम का वह विशाल भंडार जिस पर अगले 100 साल की वैश्विक ऊर्जा की बादशाहत टिकी थी। लेकिन तभी एक अकेली खबर ने पूरी दुनिया को अपनी जगह पर जमा दिया। खबर थी कि भारत सरकार ने यह सौदा पहले ही एक भारतीय कंपनी के साथ बेहद मामूली शर्तों पर कर लिया था। पूंजी और ताकत के पास जंघात आपाक में, तो संघात आपातापाक में पूंजी का लगता की हतापाक में। तर्क को कुचलकर भारत को क्यों चुना गया? इसका चौंकाने वाला कारण 200 करोड़ रुपये को त्याग कर 50 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रहित साधने वाले एक भारतीय का महान निर्णय। वह प्रेरणादायक सच्ची कहानी अब आपके सामने है। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। मैंने नई दिल्ली स्थित एक अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक थिंक टैंक में 25 वर्षों तक ऊर्जा सुरक्षा विश्लेषक के रूप में काम किया है। मेरा काम उन जगहों का विश्लेषण करना रहा है जहां संसाधनों पर लालच और युद्ध का साया मंडराता है। 25 साल इस दुनिया में गुजारने के बाद अब छोटी मोटी बातों पर मेरी त्योरियां नहीं चढ़ती। मैंने अफ्रीका में हीरों के लिए भाड़े के सैनिकों को गांव जलाते देखा है और मध्य पूर्व में तेल की एक बूंद के लिए भाइयों को एक दूसरे पर बंदूक तानते हुए भी देखा है। लेकिन इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में जो हुआ वह मेरे पूरे करियर का सबसे बड़ा और रहस्यमयी मामला था। मुझे आज भी उस दिन की हवा में घुली बेचैनी याद है। मीटिंग रूम पसीने की गंध और दबे हुए लालच से भरा था। टेबल के बीचों बीच भारत के ऊर्जा मंत्री अरविंद पटेल बैठे थे और उन्हें घेरे हुए अमेरिका, चीन और फ्रांस के राजदूत किसी भूखे लकड़बग्घे की तरह लग रहे थे। मामला सीधा था। छत्तीसगढ़ के बस्तर के घने जंगलों में जमीन के 1000 मीटर नीचे दुनिया का सबसे बड़ा और उच्च गुणवत्ता वाला थोरियम का भंडार मिला था। अनुमानित कीमत ही 50 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, यह अगले 100 वर्षों की ऊर्जा सुरक्षा की चाबी थी। चीन के राजदूत ली वेई ने सबसे पहले मेज पर हाथ पटका। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। हम भारत सरकार को चेतावनी देते हैं। हमने पहले ही 500 अरब डॉलर के कर्ज की पेशकश की है। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे हम सब बना देंगे और आप इसे ठुकरा रहे हैं? क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? ली का चेहरा गुस्से से लाल था। और हो भी क्यों ना, चीन पहले ही हिंद महासागर में अपने युद्धपोत तैनात कर चुका था। यह एक मूक धमकी थी। हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम जंग होगी। तभी सामने बैठे फ्रांसीसी राजदूत ग्यापियरे ने एक धूर्त मुस्कान के साथ बात काटी। मिस्टर वेई, इतना उत्तेजित मत होइए। हर समस्या का समाधान पैसे से नहीं होता। ग्यापियरे ने अपनी जेब से कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागजात निकाले। यह 19वीं सदी का एक समझौता है जो ब्रिटिश राज के समय हुआ था। इसके अनुसार बस्तर क्षेत्र के किसी भी खनिज के खनन का पहला अधिकार फ्रांस की सरकार का है। अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से यह थोरियम हमारा है। मंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम यहां से अपना निवेश वापस ले लें तो आपकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। यह धमकी से बढ़कर अपमान था। यह गुलामी की जंजीरों को दोबारा पहनाने की एक खुली चुनौती थी। अमेरिकी राजदूत भी चुप नहीं रहे। उन्होंने शांत लेकिन सबसे खतरनाक लहजे में कहा, थोरियम एक रणनीतिक संपत्ति है। अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यह किसी गैर जिम्मेदार या अविश्वसनीय हाथों में जाए। अगर भारत ने कोई गलत फैसला लिया तो हम वित्तीय प्रतिबंधों सहित सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। सभी विकल्प। यह 7वें बेड़े द्वारा बमबारी का एक कूटनीतिक तरीका था। तो देखिए, चीन पैसे की बोरी दिखा रहा था, फ्रांस पुराने हक के कागज लहरा रहा था और अमेरिका बंदूक दिखा रहा था। कोई भी यही सोचता कि भारत को इन तीनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। एक विकासशील देश की यही नियति होती है। मैंने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था, भारत या तो सबसे ज्यादा पैसा देने वाले चीन की तरफ झुकेगा या फिर सैन्य सुरक्षा का वादा करने वाले अमेरिका की तरफ। कोई भी तर्कसंगत विश्लेषक यही सोचता। लेकिन तभी ऊर्जा मंत्री अरविंद पटेल ने अपना मुंह खोला। वह तीनों महाशक्तियों की धमकियों और लालच को आंखें बंद करके सुन रहे थे, जैसे कोई साधु शोर शराबे के बीच ध्यान कर रहा हो। जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो मैंने उनकी नजरों में कुछ अजीब देखा।
वह डर नहीं था, वह तिरस्कार था और एक गहरा दुख भी। सज्जनों, क्या आपकी बातें खत्म हो गईं? मंत्री पटेल की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि कमरे का सारा शोर एक पल में शांत हो गया। चीन ने पैसे देने की बात कही, फ्रांस ने अपने हक का दावा किया और अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई। ठीक है, सब मान लिया, लेकिन आप सब एक चीज भूल गए। मंत्री पटेल ने अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला। सबकी सांसें अटक गईं। क्या कोई नया अनुबंध निकलने वाला था या कोई गुप्त रिकॉर्डिंग? लेकिन उन्होंने जो निकाला उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। वह एक पुरानी फटी हुई डायरी थी। उसका कवर गल चुका था, पन्ने पीले और दागदार थे और यह कहना मुश्किल था कि उसका असली रंग क्या रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र के आधुनिक कॉन्फ्रेंस टेबल पर, जहां चमचमाते टैबलेट और महंगी कलमों का राज था, वह गंदी डायरी एक अजीब सी विसंगति पैदा कर रही थी। चीनी राजदूत ने नाक सिकोड़कर कहा, यह क्या बचपना है? आप हमारा मजाक बना रहे हैं? मंत्री पटेल ने जवाब देने के बजाय कांपते हाथों से उस डायरी को सहलाया, जैसे कोई पवित्र ग्रंथ को छू रहा हो। इस डायरी में 50 लाख करोड़ रुपए के थोरियम से भी ज्यादा कीमती चीज लिखी है। उन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और तीनों राजदूतों को एक एक करके घूरा। जब आप लोग 5 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़ को करोड़ की बोलियां लगा रहे थे, तब एक भारतीय कंपनी ने हमें हमारा भविष्य दिया था। जब आप युद्धपोत भेज रहे थे, तब उन्होंने हमें खून और पसीने से लिखी यह डायरी दी थी। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। भविष्य? मुफ्त में थोरियम ले जाने की बात कर रहा है कोई? यह तो सरासर लूट है। मैं भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आखिर कौन सा पागल देश या कंपनी इतनी हिम्मत दिखा सकती है? लेकिन मंत्री पटेल के अगले शब्दों ने मेरी हंसी को मेरे होठों पर ही जमा दिया। हम यह अनुबंध भारत निर्माण कॉर्प को दे रहे हैं। सिर्फ थोरियम का खनन ही नहीं, बल्कि बंदरगाह निर्माण, शहर का विकास और बिजली उत्पादन तक बस्तर का पूरा भविष्य हम भारत निर्माण कॉर्प को सौंप रहे हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर गुस्से और अविश्वास से भरी आवाजें गूंजने लगीं। यह नामुमकिन है। भारत निर्माण कॉर्प एक घरेलू कंपनी, यह अंतर्राष्ट्रीय धोखा है। चीनी राजदूत अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने कितना पैसा दिया है? हम उसका 2 गुना नहीं, 3 गुना देंगे। अभी इस अनुबंध को रद्द करो। मंत्री पटेल ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था ना, यह पैसे का मामला नहीं है। आप लोगों को जमीन के नीचे का थोरियम दिखता है, लेकिन हमें इस जमीन पर बहा खून याद है। उन्होंने वह पुरानी डायरी खोली। पीले पड़ चुके पन्नों पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। यह कोई कूटनीतिक दस्तावेज या अनुबंध नहीं था। यह 23 साल पहले बस्तर में नक्सली हिंसा के चरम के दौरान एक कंस्ट्रक्शन साइट की वर्क डायरी थी। यह सिर्फ एक डायरी नहीं है, यह 2002 का वह रिकॉर्ड है जब आप सब हमें छोड़कर भाग गए थे और सिर्फ कुछ लोग हमारे साथ खड़े रहे थे। मंत्री पटेल की आंखों में आंसू भर आए। उस वक्त आप लोग कहां थे? फ्रांस की कंपनियां भाग गईं, अमेरिकी एनजीओ चले गए, लेकिन भारत निर्माण कॉर्प के लोग वहीं डटे रहे। वे मुनाफे के लिए नहीं रुके थे, वे हमें बचाने के लिए रुके थे। मेरे सिर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। 2002 का बस्तर मुझे भी याद है, जब नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी और उस नरक से हर बाहरी व्यक्ति अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उस वक्त भारतीय वहां क्या कर रहे थे? मंत्री पटेल ने वह पुरानी डायरी हवा में लहराई और घोषणा की, इस डायरी में लिखे टीम लीडर राजेश कुमार शर्मा के एक फैसले ने मुझे और मेरे गांव को बचाया था। अगर वह न होते तो आज न मैं होता और न ही आज का बस्तर। इसलिए यह सौदा कोई बिजनेस डील नहीं है, यह 23 साल पुराने एक उपकार का कर्ज है। आखिर उस पुरानी डायरी में ऐसा क्या लिखा था कि एक देश के मंत्री ने 50 लाख करोड़ रुपए जैसी खगोलीय रकम को ठुकराकर एक भारतीय कंपनी को चुना? और यह राजेश कुमार शर्मा कौन थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को घुटनों पर ला दिया था? इस रहस्य को जानने के लिए हमें समय की घड़ी को 2002 के बस्तर के लाल धूल भरे मैदानों में वापस ले जाना होगा। वहां हमारी कल्पना से भी परे कुछ जुनूनी लोगों की एक कहानी दफन थी। 2002 बस्तर छत्तीसगढ़, इस नाम को सुनते ही आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उस समय मैं एक युवा विश्लेषक के तौर पर पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहा था। मैंने कई संघर्ष देखे थे, लेकिन बस्तर की बात ही अलग थी। दशकों से चल रहा नक्सली विद्रोह पूरे इलाके को खून से रंग रहा था।
आधिकारिक मौतों का आंकड़ा हजारों में था और लाखों लोग विस्थापित हो चुके थे। गांवों का जलना और बच्चों का हथियार उठाना आम बात थी। उसी नरक के बीच भारत की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी, भारत निर्माण कॉर्प। वे बस्तर के एक दूर दराज के इलाके देवगढ़ में सड़क बना रहे थे। यह इलाका सरकारी नियंत्रण में था, इसीलिए इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। साइट के इंचार्ज का नाम था राजेश कुमार शर्मा, उम्र 54 साल, दिल्ली हेड ऑफिस से भेजे गए एक अनुभवी और सख्त मिजाज के इंजीनियर। बाद में मुझे उनकी पर्सनल फाइल देखने का मौका मिला, जिसमें लिखा था, कम बोलने वाले, जिद्दी, एक बार फैसला कर लें तो किसी की नहीं सुनते। एचआर डिपार्टमेंट ने इसे उनकी कमी के तौर पर लिखा था, लेकिन विडंबना देखिए, इसी कमी ने 2000 लोगों की जान बचाई। वह अप्रैल की एक सुबह थी। बस्तर की सुबहें अजीब होती हैं, दिन में 40 डिग्री से ऊपर की जानलेवा गर्मी, लेकिन सुबह होने से पहले हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड। राजेश शर्मा उसी ठंड में अपने सैटेलाइट फोन की घंटी से जागे। फोन दिल्ली हेड ऑफिस से था। इतनी सुबह हेड ऑफिस से फोन आने का मतलब कभी अच्छा नहीं होता। राजेश, फौरन वहां से निकलो। हेड ऑफिस के डायरेक्टर की आवाज में घबराहट थी। क्या हुआ सर? नक्सलवादियों का एक बड़ा दस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 2000 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली हैं। राजेश का हाथ कांप गया। 2000? साइट पर सिर्फ 43 भारतीय इंजीनियर थे। सुरक्षा के नाम पर 15 स्थानीय गार्ड थे, जिनके पास कुछ पुरानी राइफलें थीं। 48 घंटे के अंदर हम हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। सारा सामान वहीं छोड़ दो, सिर्फ अपने लोगों को लेकर निकलो। हेड ऑफिस का आदेश साफ था। राजेश ने फोन काटा और अपनी झोपड़ी की खिड़की से बाहर देखा। कंस्ट्रक्शन साइट के पार एक छोटा सा गांव दिख रहा था, देवगढ़ गांव। लगभग 2000 की आबादी वाला एक छोटा सा आदिवासी गांव। ज्यादातर औरतें, बच्चे और बूढ़े। जवान लड़के या तो लड़ाई में मारे जा चुके थे या शहर पलायन कर गए थे। गांव के लोग हर दिन साइट पर मजदूरी करने आते थे। मजदूरी में मिलने वाला एक बोरी चावल उनके परिवार का महीने भर का राशन होता था। गांव के बच्चे भारतीय इंजीनियरों के पीछे घूमते और हिंदी सीखते थे। नमस्ते, धन्यवाद, आप कैसे हो? उनकी तोतली आवाजें उस रक्त रंजित रेगिस्तान में गूंजती थीं। राजेश ने उन बच्चों के चेहरों को याद किया और वह जानते थे, अगर भारतीय यहां से चले गए तो यह गांव खत्म हो जाएगा। नक्सली अपनी क्रूरता के लिए बदनाम थे। वे सरकार का साथ देने वाले गांवों को चुन चुनकर मारते थे, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी को मजदूर देना ही उन्हें सरकारी मुखबिर साबित करने के लिए काफी था। राजेश ने दोबारा हेड ऑफिस फोन लगाया। सर, मैं यहां से नहीं जा सकता। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या मतलब? गांव के लोग हैं, 2000 लोग। अगर हम चले गए तो वे सब मारे जाएंगे। हेड ऑफिस के डायरेक्टर की आवाज सख्त हो गई। राजेश, तुम क्या कह रहे हो? यह हमारी समस्या नहीं है। मैं उन्हें मरते हुए देखकर नहीं जा सकता। अगर वहां रुके तो तुम सब भी मारे जाओगे। मैं यहीं रहूंगा। फिर से खामोशी। और फिर डायरेक्टर ने धीमी ठंडी आवाज में कहा, राजेश, तुम्हें पता है वहां जो मशीनें हैं उनकी कीमत क्या है? 200 करोड़। बुलडोजर, एक्सकेवेटर, डंप ट्रक, सब मिलाकर 200 करोड़। अगर उन्हें छोड़कर आए तो भी कंपनी को भारी नुकसान होगा। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर भी तुम वहां रुकने की बात कर रहे हो? उन आदिवासियों के लिए तुम हमारे कर्मचारियों की जान खतरे में डालोगे? पागल हो गए हो क्या? अगर फौरन वहां से नहीं निकले तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, समझे? राजेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए शांति से कहा, निकाल दीजिए, पर मैं यहीं रहूंगा। फोन कट गया। राजेश ने भारतीय इंजीनियरों की आपात बैठक बुलाई। 43 के 43 लोग। सुबह 5 बजे एक कंटेनर जिसे वे मीटिंग रूम की तरह इस्तेमाल करते थे, सब जमा हो गए। कोई नींद में आंखें मल रहा था, कोई चेहरे पर चिंता छिपा नहीं पा रहा था और कोई लगातार सिगरेट फूंक रहा था। राजेश ने बोलना शुरू किया, मैं आपको स्थिति बताता हूं। उन्होंने शांति से सब कुछ बताया। 2000 से ज्यादा नक्सली आ रहे हैं। 48 घंटे में हेलीकॉप्टर आएगा। हेड ऑफिस ने सबको निकलने का आदेश दिया है। फिर राजेश रुके और खिड़की के बाहर गांव की ओर इशारा किया। उस गांव में 2000 लोग हैं। अगर हम गए तो वे मर जाएंगे। मीटिंग रूम में बेचैनी फैल गई। मैं रुक रहा हूं,
लेकिन यह कोई आदेश नहीं है। जो जाना चाहता है जा सकता है, कोई किसी को दोष नहीं देगा। खामोशी। 30 सेकंड, 1 मिनट। वह समय अनंत काल जैसा लगा। तभी एक हाथ उठा। सबसे युवा इंजीनियर विकास सिंह, 28 साल का। यह उसकी पहली पोस्टिंग थी। शर्मा जी, मैं भी रुकूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। फिर एक और हाथ उठा और फिर एक और। 43 में से 38 लोगों ने रुकने का फैसला किया। 5 लोगों ने कहा कि उनके परिवार हैं और वे जाना चाहते हैं। राजेश ने उन्हें दोष नहीं दिया। धन्यवाद। राजेश की आंखें नम हो गईं, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। ठीक है, अब हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। राजेश ने साइट का नक्शा फैलाया। नक्सलियों के आने के 3 रास्ते हैं। पूर्व का कच्चा रास्ता, उत्तर की पहाड़ियां और पश्चिम की सूखी नदी। हमें इन तीनों को बंद करना होगा। विकास ने पूछा, किससे बंद करेंगे शर्मा जी? हमारे पास तो ढंग की बंदूकें भी नहीं हैं। राजेश ने खिड़की के बाहर खड़ी मशीनों की ओर इशारा किया। 8 बुलडोजर, 6 एक्सकेवेटर, 15 डंप ट्रक। 200 करोड़ की मशीनें सुबह की धूप में चमक रही थीं। इनसे, मशीनों से? हाँ, हम एक रक्षा दीवार बनाएंगे, मिट्टी और पत्थरों से। हमारे पास 2 दिन का समय है। यह एक पागलपन भरा विचार लग रहा था। 2 दिन में पूरे गांव के चारों ओर एक रक्षा दीवार बनाना, यह असंभव था। लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। काम शुरू हो गया। बुलडोजरों ने गरजते हुए मिट्टी खोदना शुरू किया। एक्सकेवेटर विशाल चट्टानों को उठाने लगे और डंप ट्रक लगातार रेत और बजरी ढो रहे थे। तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। धूप में तपती मशीनों की सतह को छूने से हाथ जल सकते थे। पानी की कमी थी। वैसे तो 3 दिन का पीने का पानी था, लेकिन गांव वालों को मिलाकर वह 1 दिन के लिए भी काफी नहीं था। राजेश ने पानी का राशन प्रति व्यक्ति आधा लीटर तय कर दिया। रेगिस्तान में आधा लीटर। लोग प्यास से बेहोश होने लगे, लेकिन किसी ने काम नहीं रोका। गांव वाले भी बाहर आ गए। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये भारतीय अचानक गांव के चारों ओर खुदाई क्यों कर रहे हैं? राजेश ने गांव के सरपंच को स्थिति समझाई। नक्सली आ रहे हैं, 2 दिन में पहुंच जाएंगे। सरपंच का चेहरा पीला पड़ गया। क्या वे हमें मारने आ रहे हैं? हाँ, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे। सरपंच ने राजेश को घूर कर देखा। क्यों? आप लोग तो भाग सकते हैं, आप हमारे लिए क्यों? राजेश ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदने लगे। सरपंच की आंखों से आंसू बह निकले और फिर उन्होंने गांव वालों से चिल्लाकर कहा, सब बाहर निकलो, फावड़े उठाओ, हम अपने हाथों से अपना गांव बचाएंगे। औरतें बाहर आईं, बूढ़े बाहर आए, बच्चे तक बाहर आ गए। उन्हीं में एक 22 साल का लड़का था, अरविंद। जी हां, वही अरविंद जो 23 साल बाद नई दिल्ली के कॉन्फ्रेंस रूम में महाशक्तियों को चुप करा रहा था। उस समय अरविंद एक दुबला पतला नौजवान था। 2 साल पहले नक्सली हमले में उसके मां बाप मारे गए थे और उसकी दादी ने उसे पाला था। अरविंद फावड़ा लेकर सबसे पहले दौड़ा। गांव में नौजवान कम थे, इसलिए वह एक कीमती कामगार था। राजेश ने अरविंद को पहली बार तभी देखा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में बिना रुके मिट्टी ढोता हुआ एक नौजवान। राजेश उसके पास गए और पूछा, नाम क्या है? अरविंद। मां बाप? नौजवान ने सिर झुका लिया। नहीं है। राजेश कुछ देर उसे देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। यह लो, पी लो। नहीं साहब, आप। मैं ठीक हूं। उस रात राजेश ने अपने हिस्से का पानी चुपके से गांव वालों में बांट दिया, किसी को बताए बिना। 2 दिन बीत गए। चमत्कार की तरह रक्षा दीवार पूरी हो गई। 3 मीटर ऊंची, 2 किलोमीटर लंबी। यह जा रहे नहीं थी, लेकिन कम से कम गाड़ियों का रास्ता रोक सकती थी। राजेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब लोग गांव के बीच वाले चौक पर चले जाओ, वह सबसे सुरक्षित जगह है। 2000 लोग चलने लगे। बच्चों को पीठ पर लादे माएं, लाठी के सहारे चलते बूढ़े, खौफ से सहमे बच्चे। वे सब भारतीयों द्वारा बनाई गई दीवार के अंदर चले गए और फिर इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह होने से ठीक पहले पूरब के क्षितिज पर धूल का एक गुबार उठा। विकास ने दूरबीन लगाई। शर्मा जी, वे आ गए। राजेश का चेहरा सख्त हो गया। कितने हैं? गिन नहीं सकता। सैकड़ों, शायद 1000 से भी ज्यादा। वे नक्सली थे। ट्रकों पर मशीन गनें लगी थीं, जिन्हें टेक्निकल कहा जाता था। हथियारबंद लड़ाके, यहां तक कि बाल सैनिक भी। वे धूल उड़ाते हुए करीब आ रहे थे।
राजेश ने सैटेलाइट फोन उठाया। उन्होंने सेना के आपातकालीन नंबर पर फोन किया। यह देवगढ़ बस्तर से भारत निर्माण कॉर्प साइट है। नक्सली हमला कर रहे हैं, तत्काल मदद चाहिए। जवाब निराशाजनक था। अभी कोई यूनिट उपलब्ध नहीं है। सबसे करीबी टुकड़ी को पहुंचने में कम से कम 96 घंटे लगेंगे। 96 घंटे, 4 दिन। उन्हें हथियारबंद नक्सलियों के सामने 4 दिन टिकना था, कुछ पुरानी राइफलों और 200 करोड़ की मशीनों के साथ। राजेश ने आसमान की ओर देखा। पूरब का आसमान खून की तरह लाल हो रहा था। नक्सलियों की गाड़ियां रक्षा दीवार के सामने आकर रुक गईं। एक लाउड स्पीकर से कर्कश आवाज गूंजी, अंदर जो भी हैं 30 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना सबको भून देंगे। 38 भारतीय, 2000 गांव वाले और क्षितिज पर फैले 2000 हथियारबंद नक्सली। नरक का दरवाजा खुलने वाला था। नक्सली कमांडर को लगा होगा कि हम 30 मिनट में बाहर आ जाएंगे। स्वाभाविक भी था। कोई पेशेवर सैनिक तो थे नहीं, आम नागरिक थे। वे हथियारबंद दस्ते के सामने कैसे टिकते? लेकिन 30 मिनट बीत गए और दीवार के पीछे से कोई हलचल नहीं हुई। कमांडर ने फिर लाउड स्पीकर उठाया, यह आखिरी चेतावनी है, बाहर निकलो वरना हम हमला कर देंगे। राजेश ने एक लाउड स्पीकर उठाया और दीवार पर चढ़ गए। विकास ने रोका, शर्मा जी खतरा है। कुछ नहीं होगा। राजेश नक्सलियों के सामने धीरे धीरे दीवार पर खड़े हो गए और उन्होंने लाउड स्पीकर पर कहा, हम यहां से नहीं हटेंगे। अगर इस गांव के लोगों को ले जाना है तो पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। नक्सलियों की तरफ से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। ये पागल हो गए हैं क्या? ये बाहर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? नक्सली कमांडर भी हैरान था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमतौर पर बाहरी लोग सबसे पहले भागते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन ये लोग भागने के बजाय दीवार पर खड़े होकर उन्हें चुनौती दे रहे थे। और 30 मिनट बीत गए और फिर पहली गोली चली। ठां, राजेश के ठीक बगल में मिट्टी में एक गोली धंस गई। यह चेतावनी थी, नीचे उतरो, अगली गोली तुम्हारे सिर में होगी। राजेश नहीं हिले। इसके बजाय उन्होंने दीवार पर भारत का तिरंगा झंडा लगा दिया। यह कोई खास हथियार नहीं था, बस साइड पर उनकी झोपड़ी में लगा एक पुराना तिरंगा था। हवा में लहराते तिरंगे को देखकर एक एक करके भारतीय इंजीनियर दीवार पर चढ़ने लगे। 38 के 38 लोग दीवार पर खड़े हो गए। यह एक पागलपन था। वे सीधे सीधे गोलियों का निशाना बन रहे थे, लेकिन इसी पागलपन ने नक्सलियों को रोक दिया। उनके लिए भी यह एक अजीब स्थिति थी। अगर सिर्फ गांव वाले होते तो वे अब तक हमला कर चुके होते, लेकिन ये बाहरी थे, भारतीय नागरिक। देश के नागरिकों का नरसंहार करने से राष्ट्रीय स्तर पर बखेड़ा खड़ा हो सकता था। बेशक नक्सली आमतौर पर इसकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन उस समय बस्तर में शांति वार्ता की भी खबरें चल रही थीं। ऐसे में एक सामूहिक हत्याकांड का दाग उन पर भारी पड़ सकता था। कमांडर कोई फैसला नहीं कर पाया और दिन ढल गया। घेराबंदी का पहला दिन शुरू हुआ। नक्सलियों ने हमले के बजाय घेराबंदी को चुना। उन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया ताकि कोई अंदर बाहर न जा सके। उनका हिसाब था कि जब पानी और खाना खत्म होगा तो ये लोग खुद ही घुटने टेक देंगे। और वाकई हालत तेजी से बिगड़ने लगी। पानी खत्म हो रहा था। 2000 लोगों के लिए पानी बिल्कुल नाकाफी था। राजेश ने राशन और कम कर दिया, प्रति व्यक्ति 0.3 लीटर। लोग प्यास से तड़पने लगे, खासकर बच्चे और बूढ़े। दूसरे दिन सुबह नक्सलियों ने फिर हरकत की। मोर्टार के गोले दागे गए। धड़ाम। पहला गोला गांव के बाहरी इलाके में गिरा। चीख पुकार मच गई। लोग घबरा गए, लेकिन राजेश शांत थे। बिखरो मत, चौक पर ही रहो। वे सीधे हमला नहीं करेंगे। उनका अंदाजा सही था। नक्सली सिर्फ डर का माहौल बना रहे थे ताकि लोग आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन एक समस्या हो गई। एक भारतीय इंजीनियर के पैर में छर्रा लग गया। इलाज के नाम पर सिर्फ एक फर्स्ट एड बॉक्स था। राजेश ने खुद पिनसेट उठाया। इसे मुंह में दबा लो, चिल्लाना मत, उन्हें पता चल जाएगा। घायल इंजीनियर ने एक तौलिया मुंह में दबा लिया। जब राजेश ने छर्रा निकाला तो इंजीनियर की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। दूसरे दिन दोपहर तक तापमान 45 डिग्री पार कर गया। नर्क जैसी गर्मी थी। खुले चौक में जमा 2000 लोग। बच्चे रोने लगे। भूख लगी है, प्यास लगी है। तभी अरविंद राजेश के पास आया। उसके हाथ में एक कप पानी था। अंकल, यह पी लीजिए। राजेश ने सिर हिलाया। यह तुम्हें कहां से मिला? यह मेरा हिस्सा है, पर आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं। राजेश की आंखें भर आईं। 22 साल का एक लड़का
जो खुद भूखा प्यासा था, अपना पानी उन्हें दे रहा था। राजेश ने अरविंद के कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया बेटा, पर यह तुम पियो, मैं ठीक हूं। सच में? हाँ, बड़े लोग थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। अरविंद सिर हिलाकर चला गया। राजेश देर तक उसकी पीठ को देखते रहे। उस रात राजेश ने चुपके से अपने हिस्से का खाना अरविंद को दे दिया, अपनी दादी को खिला देना। अरविंद की दादी ने वह खाना लिया और रो पड़ी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए क्यों? राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे। तीसरा दिन हालात और खराब हो गए। पानी लगभग खत्म हो चुका था, खाना भी खत्म होने वाला था। नक्सली अभी भी बाहर इंतजार कर रहे थे। समय उनके साथ था। राजेश ने विकास को बुलाया। हमें पानी ढूंढना होगा। कहां? शर्मा जी, यह रेगिस्तान जैसा इलाका है, जमीन के नीचे पानी होगा। हमने सड़क बनाते वक्त जियोलॉजिकल सर्वे किया था, उसका डेटा है। विकास की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सर्वे डेटा खंगाला और उन्हें मिला गांव के चौक के 30 मीटर नीचे एक भूमिगत जल स्रोत की संभावना थी। एक्सकेवेटर लाओ। एक्सकेवेटर की गरजती आवाज गूंजने लगी। नक्सलियों ने भी देखा होगा, पर उन्होंने हमला नहीं किया। शायद वे देखना चाहते थे कि ये कर क्या रहे हैं। 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, कुछ नहीं निकला। लोगों के चेहरों पर निराशा छाने लगी। शायद नहीं है शर्मा जी, विकास की आवाज कांप रही थी। राजेश ने कहा, बस 5 मीटर और। 28 मीटर, 29 मीटर, 30 मीटर, और तभी गड़गड़ कीचड़ वाला पानी ऊपर उछला। वह पानी था। पानी मिल गया। लोगों ने जयकारे लगाए। बच्चे दौड़ पड़े। बूढ़ों ने घुटने टेककर प्रार्थना की। राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने किसी को न दिखाने के लिए चेहरा फेर लिया, लेकिन अरविंद ने देख लिया था और वह यह कभी नहीं भूला। पानी मिलने के बाद हालात सुधरने लगे। लोगों का मनोबल बढ़ गया, लेकिन नक्सली अभी भी बाहर थे। चौथे दिन सुबह पूरब के आसमान से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। हेलीकॉप्टर की आवाज। लोगों ने आसमान की ओर देखा। सेना के हेलीकॉप्टर आ रहे थे। सेना आ गई, हम बच गए। जयकारे गूंजने लगे। नक्सलियों ने फौरन पीछे हटना शुरू कर दिया। वे सेना से सीधे भिड़ना नहीं चाहते थे। धूल उड़ाते हुए उनके ट्रक गायब हो गए। इस तरह 4 दिन का वह दुःस्वप्न खत्म हुआ। सेना के कमांडर हेलीकॉप्टर से उतरे। उन्होंने रक्षा दीवार को देखा, पानी के कुएं को देखा और फिर तिरंगे को देखा। यह सब आपने किया? राजेश ने सिर हिलाया। अविश्वसनीय। आपने यह कैसे सोचा? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गांव वालों को देख रहे थे। रोते हुए लोग, हंसते हुए लोग, एक दूसरे से गले मिलते हुए लोग। 2000 के 2000 लोग जिंदा थे। भारतीय इंजीनियर भी सब सुरक्षित थे। एक घायल था, पर कोई मरा नहीं था। यह एक चमत्कार था। नहीं, यह चमत्कार नहीं था। यह एक इंसान के पागलपन भरे फैसले और उस फैसले पर यकीन करने वाले लोगों के समर्पण का नतीजा था। उस रात गांव वालों ने एक छोटा सा जश्न मनाया। उनके पास कुछ नहीं था, पर वे अपना आभार जताना चाहते थे। सरपंच राजेश के पास आए। उनके हाथ में एक खाली पुरानी डायरी थी। यह क्या है? यह हम आपको देना चाहते हैं। सरपंच ने डायरी खोली। आप इसमें अपनी कहानी लिखिए। हम इसे अपने गांव के इतिहास के रूप में सहेज कर रखेंगे। राजेश ने वह डायरी ले ली। उस रात उन्होंने पहला वाक्य लिखा, आज हम जिंदा बच गए। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि 23 साल बाद यही डायरी नई दिल्ली में 50 लाख करोड़ रुपए के फैसले को पलट देगी। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं हुई। विद्रोह खत्म होने के बाद सभी बाहरी लोग बस्तर से चले गए। फ्रांसीसी कंपनियां, अमेरिकी एनजीओ, यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी। लेकिन राजेश शर्मा नहीं गए। एक हीरो की तरह दिल्ली लौटने के बजाय वह उस खंडहर बन चुके बस्तर में क्यों रुक गए? इसका कारण जानने के लिए हमें युद्ध के ठीक बाद की कहानी सुननी होगी। विद्रोह को आधिकारिक तौर पर समाप्त होने में 2 और महीने लगे। दशकों से चली आ रही लड़ाई खत्म हो गई। शांति समझौता हुआ। पूरे देश में जश्न मनाया गया। लेकिन देवगढ़ गांव में मातम था। युद्ध खत्म हो गया था। आप ही पूरा हो, युद्ध खत्म हो गया था, पर पीछे सिर्फ बर्बादी बची थी। घर टूटे थे, खेत बंजर थे, न अस्पताल था, न स्कूल। पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं था। भारत निर्माण कॉर्प के हेड ऑफिस से आधिकारिक वापसी का आदेश आया। राजेश, बहुत अच्छा काम किया, अब वापस आ जाओ। 200 करोड़ की मशीनें लगभग बर्बाद हो चुकी थीं। कंपनी को भारी नुकसान हुआ था।
लेकिन हेड ऑफिस ने राजेश को नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया। मीडिया ने उन्हें 2000 हुआ था लोगों को बचाने वाला भारतीय कहकर खूब छापा। दिल्ली लौटने पर प्रमोशन तय था, लेकिन राजेश नहीं गए। सर, मैं कुछ दिन और यहीं रहूंगा। क्यों? अब क्या बाकी है? कुछ अधूरे काम हैं। हेड ऑफिस समझ नहीं पाया। युद्ध खत्म हो गया, अब क्या अधूरा काम? राजेश ने सरपंच से वादा किया था, मैं फिर आऊंगा। यह सिर्फ कहने के लिए नहीं था, वह सच में मानते थे, इसलिए वह नहीं गए। दिल्ली लौटने के बजाय वह एक निजी नागरिक के तौर पर देवगढ़ में रुक गए। विकास भी उनके साथ रुक गया और 3 और इंजीनियर भी। अब उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही थी, कंपनी की मदद भी बंद हो गई थी। वे अपनी निजी बचत से गुजारा कर रहे थे। यह पागलपन था। बस्तर में अभी भी खतरा था, बीमारियां थीं और अपराध थे। राजेश के परिवार ने भी विरोध किया। उनकी पत्नी ने फोन पर रोते हुए कहा, प्लीज वापस आ जाइए, बच्चे आपको याद करते हैं। राजेश का दिल भी पसीजा। दिल्ली में उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वह नहीं लौटे। माफ करना, बस थोड़ा और समय, यहां का काम खत्म करके आ जाऊंगा। वह थोड़ा 3 साल में बदल गया। राजेश ने सबसे पहले कुएं को ठीक करवाया, उसे एक स्थायी जल संयंत्र में बदला। जापान से नहीं, बल्कि भारत के ही कुछ छोटे एनजीओ और स्थानीय भारतीय समुदायों से चंदा इकट्ठा किया। जब संयंत्र पूरा हुआ तो गांव वालों ने त्योहार मनाया। साफ पानी। अमीर देशों के लोग इसकी कीमत नहीं जानते, लेकिन रेगिस्तान जैसी जगह में गंदा पानी पीकर जीने वालों के लिए यह एक चमत्कार था। अगला नंबर स्कूल का था। गांव में कोई स्कूल नहीं था। राजेश ने एक स्कूल बनाने का फैसला किया। सरकारी मदद धीमी थी, लेकिन आम लोगों ने मदद की। छोटे छोटे दानों से पैसा इकट्ठा हुआ। मिट्टी की ईंटों और टिन की छत वाला एक छोटा सा स्कूल बना, लेकिन गांव वालों के लिए यह किसी मंदिर से कम नहीं था। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। राजेश ने फीता काटा। उनके बगल में अरविंद खड़ा था। अरविंद, आज से तुम इस स्कूल में पढ़ाओगे? सच में अंकल? हाँ, तुम बच्चों को पढ़ाओगे, हिंदी भी सिखाना। अरविंद की आंखें चमक उठीं। वह उस गांव का पहला शिक्षक बना। राजेश ने उस नौजवान की प्रतिभा को पहचान लिया था। यह लड़का अलग है, अगर इसे सही शिक्षा मिले तो यह बहुत आगे जाएगा। अरविंद के मां बाप नक्सली हमले में मारे गए थे। वह अपनी दादी के साथ रहता था, जो बहुत गरीब थीं। राजेश ने अरविंद की पढ़ाई और उसकी दादी की दवाइयों का खर्च उठाया अपनी जेब से, जबकि उनके पास खुद कोई नौकरी नहीं थी। विकास ने पूछा, शर्मा जी, आप उस लड़के के लिए इतना क्यों करते हैं? राजेश ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, क्योंकि बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब? मेरे पिता विभाजन के समय पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर आए थे। दिल्ली में एक कैंप में रहते थे। दिन में एक वक्त का खाना मिल जाए तो बहुत था, लेकिन एक भले आदमी ने मेरे पिता की मदद की, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उसी की वजह से मेरे पिता कुछ बन पाए और मैं आज यहां हूं। राजेश ने आसमान की ओर देखा। उस उपकार का कर्ज चुकाना है। जैसे किसी ने मेरे लिए किया, वैसे ही मुझे किसी के लिए करना है। विकास चुप हो गया। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल। स्कूल बड़ा हो गया। गांव में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बन गई। कच्ची सड़कें बन गईं। एक छोटा सा बाजार लगने लगा। खंडहर गांव में जिंदगी लौट रही थी। राजेश हर दिन उस पुरानी डायरी में लिखते रहे। वह डायरी अब सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि गांव का इतिहास बन चुकी थी। उसमें 50 लाख करोड़ से ज्यादा कीमती चीजें थीं। लोगों की कहानियां, उम्मीद का रिकॉर्ड और एक भारतीय का निस्वार्थ समर्पण। 5 साल बाद अरविंद राजेश के पास आया। अंकल, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, दिल्ली जाना चाहता हूं। सच में? हाँ, मैं आपके देश को, अपनी राजधानी को और जानना चाहता हूं और बहुत कुछ सीख कर वापस आना चाहता हूं। राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अरविंद के कंधे पकड़े। तुम इस गांव की उम्मीद हो। खूब पढ़ना और लौटकर आना और इस देश को बदलना। अरविंद का दिल्ली जाना तय हो गया। सरकारी छात्रवृत्ति और कुछ निजी दानों से उसकी फीस का इंतजाम हुआ। जिस दिन वह जा रहा था, पूरा गांव उसे विदा करने आया। अरविंद राजेश के सामने खड़ा हुआ। अंकल, क्या मैं आपको पिताजी कह सकता हूं? राजेश की आंखें भर आईं। हाँ बेटा। पिताजी, धन्यवाद। मैं जरूर लौटूंगा और इस उपकार का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। दोनों गले मिले। जब अरविंद का विमान उड़ा तो उसने खिड़की से नीचे देखा। छोटा होता हुआ गांव, छोटा होता हुआ बस्तर
और उसने मन में कसम खाई, मैं जरूर लौटूंगा और यह कर्ज जरूर चुकाऊंगा। वह वादा 18 साल बाद पूरा होने वाला था, 50 लाख करोड़ रुपए के रूप में। तो चलिए अब वापस वर्तमान में लौटते हैं। नई दिल्ली का वह कॉन्फ्रेंस रूम, जब ऊर्जा मंत्री अरविंद पटेल ने वह पुरानी डायरी मेज पर रखी। मैं उस वक्त वहीं था और सच कहूं तो पहले मैं भी हंसा था। एक पुरानी डायरी, 50 लाख करोड़ की डील में कोई बच्चों जैसी चीज ले आया है। फ्रांसीसी राजदूत ने कहा, मंत्री जी यह क्या बकवास है। मंत्री पटेल का चेहरा बदल गया, उनकी आंखों में एक आग जल उठी। बकवास? आप इसे बकवास कहते हैं? हम यहां खरबों के भविष्य की बात कर रहे हैं, किसी कहानी के लिए वक्त नहीं है। मंत्री पटेल धीरे धीरे खड़े हुए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? यह 23 साल पहले का रिकॉर्ड है, जब आपका देश फ्रांस हमें छोड़कर भाग गया था और कुछ भारतीयों ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया था। कमरा शांत हो गया। मंत्री पटेल ने डायरी खोली और कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। 15 अप्रैल, आज हम बच गए, नक्सली चले गए, 2000 गांव वाले सुरक्षित, 38 भारतीय सुरक्षित, ईश्वर का शुक्र है। 20 अप्रैल, पानी की कमी है, मैंने अपना हिस्सा गांव वालों को दे दिया। एक लड़का है अरविंद, उसके माँ बाप नहीं है, उस लड़के की बहुत चिंता होती है। मंत्री ने चेहरा उठाकर राजदूतों को देखा। वह अरविंद मैं हूं। 3 मई, हेड ऑफिस से वापसी का आदेश आया, मैंने मना कर दिया, यहां का काम अभी बाकी है। 15 मई, एक स्कूल बनाने का फैसला किया, पैसे नहीं हैं, शायद अपनी रिटायरमेंट की जमा पूंजी तोड़नी पड़ेगी। 2 जून, अरविंद हिंदी सीखना चाहता है, आज नमस्ते सिखाया, पूरे दिन दोहराता रहा, बहुत होनहार लड़का है। मंत्री पटेल की आवाज कांपने लगी। 20 जुलाई, अरविंद की दादी का देहांत हो गया, अब वह बिल्कुल अकेला है, मुझे ही उसका ध्यान रखना होगा, अपने बेटे की तरह। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 3 साल बाद अरविंद गांव के स्कूल का दिल बन गया है, यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 5 साल बाद अरविंद का दिल्ली जाना तय हो गया। यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, जब यह लड़का पढ़कर लौटेगा तो यह देश बदल जाएगा। 18 साल करता है। मंत्री पटेल ने डायरी बंद की। इस डायरी में मेरे बड़े होने तक पिताजी राजेश ने सब कुछ लिखा है, कैसे उन्होंने मुझे खिलाया, पढ़ाया और दिल्ली भेजा। अगर वह न होते तो मैं आज यहां नहीं होता। उन्होंने चीनी राजदूत को घूर कर देखा। मिस्टर वे, आपने 500 अरब डॉलर की पेशकश की, बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या चीन ने कभी बस्तर के लिए खून बहाया है? क्या किसी चीनी ने बस्तर के एक लड़के को अपना बेटा मानकर पाला है? ली वेई कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने फ्रांसीसी राजदूत की ओर देखा। मिस्टर पियरे, आपने ब्रिटिश राज का समझौता दिखाया, क्या आप जानते हैं कि उस समझौते की आड़ में आपके पूर्वजों ने हमारे साथ क्या किया? गुलामी, लूट और हमारी संस्कृति का विनाश। क्या आप उसे अपना हक कहते हैं? गिया। पियरे का चेहरा लाल हो गया। आखिर में उन्होंने अमेरिकी राजदूत को देखा। और आपने सभी विकल्पों की बात की, धमकी दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बस्तर में विद्रोह के दौरान अमेरिका ने क्या किया था? आपने दोनों पक्षों को हथियार बेचे थे। हमारे लोगों को मारने वाली गोलियां आपके देश ने बेची थीं। कमरा बर्फ की तरह जम गया। मंत्री पटेल ने वह डायरी सीने से लगा ली। आप लोग हिसाब किताब करते हैं नफे और नुकसान का, लेकिन हम याद रखते हैं उपकार और अपमान, और हमने चुना है उपकार का कर्ज चुकाना। उन्होंने आखिरी घोषणा की, भारत सरकार यह थोरियम अनुबंध भारत निर्माण कॉर्प को देती है। यह बातचीत नहीं, फैसला है। शर्तें क्या हैं? चीनी राजदूत ने पूछा। भारत निर्माण कॉर्प कितना दे रहा है? हम 2 गुना देंगे। मंत्री पटेल मुस्कुराए। वे कुछ नहीं दे रहे। क्या मतलब? भारत सरकार ने तय किया है कि खनन से होने वाले मुनाफे का 70% हिस्सा बस्तर के विकास पर ही खर्च होगा, बाकी 30% भी तकनीक और मानव संसाधन विकास में लगाया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। एक समाज ये बढ़ता कर आपके लोशन और आंकने सपोर्ट कर रहे हैं, कोई व्यावसायिक सौदा नहीं। कमरे में भूचाल आ गया। यह अविश्वसनीय था। 50 लाख करोड़ का भंडार और मुनाफा देश के ही एक पिछड़े इलाके के विकास में लगाया जाएगा। मंत्री पटेल के आखिरी शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। 23 साल पहले राजेश शर्मा ने 200 करोड़ की मशीनें छोड़कर 2000 जानें बचाई थीं। आज हम 50 लाख करोड़ का विदेशी निवेश ठुकराकर उस उपकार का कर्ज चुका रहे हैं। यही हमारा जवाब है। मीटिंग खत्म हो गई।
महाशक्तियों के राजदूत बिना कुछ कहे चले गए। इतिहास में पहली बार युद्धपोतों और खरबों डॉलर की धमकी एक पुरानी फटी हुई डायरी के सामने हार गई थी। मैं मीटिंग से बाहर निकलते मंत्री पटेल के पीछे भागा। मंत्री जी, 1 मिनट। जी कहिए। मैं अर्जुन मेहरा हूं, एक विश्लेषक। बस एक सवाल, राजेश कुमार शर्मा जी अब कहां हैं? मंत्री पटेल के चेहरे पर एक उदासी छा गई। दिल्ली में हैं, अब बूढ़े हो गए हैं। आप हाल में उनसे मिले? नहीं, काम में इतना व्यस्त रहा। उनकी आवाज कांप गई। 18 साल से नहीं मिला। मंत्री बनने के बाद तो और भी। यह सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने सिर झुका लिया। यह सब खत्म हो जाए तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। यह डायरी लौटानी है। यह मेरी नहीं, उनकी है। उसी पल मैंने फैसला कर लिया, मुझे यह कहानी लिखनी होगी। दुनिया को बताना होगा कि 50 लाख करोड़ से भी कीमती कुछ होता है। जिनेवा की उस बैठक के बाद दुनिया में तहलका मच गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन, भारत ने 50 लाख करोड़ का थोरियम सौदा घरेलू कंपनी को दिया। महाशक्तियां स्तब्ध। न्यूयॉर्क टाइम्स का संपादकीय, 23 साल पुराना उपकार 50 लाख करोड़ पर भारी पड़ा। चीन की शिन्हुआ एजेंसी, भारत के साथ बातचीत विफल। कूटनीतिक झटका। लेकिन महाशक्तियां इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। चीन ने भारत को दिए पुराने कर्जों की तत्काल वापसी की मांग की। फ्रांस ने यूरोपीय संघ में भारत के खिलाफ प्रतिबंधों की बात उठाई। अमेरिका ने और भी खुलकर धमकी दी। हिंद महासागर में 7वां बेड़ा हरकत में आ गया। चीन के युद्धपोत भी आ गए। भारत के तट के पास 30 से ज्यादा जंगी जहाज इकट्ठा हो गए। देश के अंदर भी हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। पागल हो गए हो? एक कंपनी के लिए अमेरिका और चीन से जंग मोल लोगे? मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग होने लगी। लेकिन फिर एक अद्भुत घटना घटी। विरोध प्रदर्शनों से बड़े समर्थन प्रदर्शन होने लगे। हम उपकार नहीं भूलते, हम मंत्री पटेल के साथ हैं। बस्तर के लोग बसों में भरकर दिल्ली आ गए। उनके हाथों में तिरंगे थे। एक बूढ़े आदमी ने कैमरे पर कहा, मैं 23 साल पहले उस गांव में था। उन भारतीयों ने हमें बचाया था। हम वह उपकार कैसे भूल सकते हैं? एक युवा महिला ने कहा, मैं उसी गांव में पैदा हुई। भारत निर्माण कॉर्प के बनाए स्कूल में पढ़ी। अगर वह स्कूल न होता तो आज मैं अनपढ़ होती। प्रदर्शन बढ़ता गया। हजारों लोग लाखों में बदल गए। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और वे एक गीत गा रहे थे, वंदे मातरम। लाखों लोगों की आवाज में वंदे मातरम की गूंज पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित हुई। दुनिया का नजरिया बदलने लगा। पहले लोग भारत को पागल कह रहे थे, अब वे कह रहे थे, ये लोग दिल से फैसला कर रहे हैं, पैसे से नहीं। सोशल मीडिया पर इंडिया रिमेंबर्स ट्रेंड करने लगा। भारत में भी मीडिया ने राजेश कुमार शर्मा को ढूंढ निकाला। वह दिल्ली के पास एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। 77 साल के, अपनी पत्नी के साथ एक शांत जीवन जी रहे थे। पत्रकारों ने पूछा, शर्मा जी, आपको इस मामले के बारे में पता है? उन्होंने शांति से कहा, हां, समाचार में देखा। आप क्या महसूस कर रहे हैं? बस यही कि अरविंद एक अच्छा इंसान बन गया। 50 लाख करोड़ की बात है। अच्छा है। पत्रकार हैरान थे। उन्हें इस खगोलीय रकम से कोई लेना देना नहीं था। शर्मा जी, आप उस दिन वहां क्यों रुके थे? राजेश शर्मा ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा और फिर धीरे से कहा, इंसान का धर्म है कि वह दूसरे इंसान को मुसीबत में न छोड़े, बस यही। यह इंटरव्यू पूरी दुनिया में फैल गया। एक 77 साल के बूढ़े की शांत आवाज, इंसान का धर्म है। इन सरल शब्दों में इतनी ताकत थी कि महाशक्तियां पीछे हटने लगीं। अमेरिका ने कहा कि वह भारत के संप्रभु निर्णय का सम्मान करता है। 7वां बेड़ा वापस लौट गया। चीन ने भी कर्ज की मांग वापस ले ली। फ्रांस ने प्रतिबंधों की बात बंद कर दी। 4 दिनों में 30 युद्धपोत वापस चले गए। 50 लाख करोड़ की धमकी नाकाम हो गई। दुनिया के मीडिया ने लिखा, ताकत का तर्क दिल के तर्क से हार गया। 1 महीने बाद मंत्री अरविंद पटेल राजेश शर्मा से मिलने उनके फ्लैट पर पहुंचे। मैं भी वहां था, इस कहानी का अंत अपनी आंखों से देखने। एक साधारण से फ्लैट के दरवाजे पर 18 साल बाद एक मंत्री अपने पिता से मिल रहा था। दरवाजा खुला। एक 77 साल के बूढ़े आदमी ने सामने खड़े 45 साल के मंत्री को देखा। अरविंद, पिताजी। अरविंद घुटनों पर बैठ गए। आपका नालायक बेटा वापस आ गया है। राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। पागल, अब आया है। दोनों गले मिले और देर तक रोते रहे। अरविंद ने वह पुरानी डायरी निकाली।
पिताजी, यह आपकी अमानत है। राजेश ने डायरी वापस अरविंद को दे दी। इसे तुम रखो। यह मेरी नहीं, तुम्हारी कहानी है। तुम्हारे बड़े होने की, तुम्हारे सपनों की और तुम्हारी जीत की कहानी। मैंने उस दृश्य को देखते हुए सोचा, 25 साल मैंने सिर्फ युद्ध और लालच देखा था, लेकिन आज मैंने जाना कि दुनिया में कुछ और भी है। साक्षात्कार में राजेश शर्मा ने दुनिया को एक संदेश दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, यही जीवन है। आज बस्तर में थोरियम परियोजना सुचारू रूप से चल रही है। मुनाफे से वहां एक बड़ा अस्पताल बना है, स्कूल कॉलेज बन गए हैं और हर साल दर्जनों बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में जाते हैं। राजेश शर्मा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वह आज भी उसी छोटे से फ्लैट में रहते हैं। जब पत्रकार पूछते हैं कि आपको कोई लालच नहीं आता, तो वह हंसकर कहते हैं, पैसे में क्या रखा है, सेहत अच्छी हो, परिवार साथ हो और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही खुशी है। इस कहानी से मैंने सीखा कि मैं गलत था। हमेशा ताकतवर ही नहीं जीतता। कभी कभी एक पुरानी डायरी 30 युद्धपोतों पर भारी पड़ सकती है। 23 साल पुराना एक उपकार 50 लाख करोड़ से बड़ा हो सकता है। लगाई गई अच्छाई की फसल एक दिन जरूर कटती है। यही इस कहानी का दुनिया के लिए संदेश है। आपने यह अद्भुत कहानी सुनी। 23 साल पहले बस्तर के रेगिस्तान में 2000 लोगों को बचाने वाले भारतीय और उस उपकार को 50 लाख करोड़ से चुकाने वाला भारत का फैसला। आपको यह कहानी कैसी लगी? दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वह है इंसानियत, और इंसानियत का कर्ज हमेशा वापस आता है। अगर आप इन नायकों की कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा करें। भूले बिसरे नायक राजेश कुमार शर्मा और उनके 38 साथियों की कहानी दुनिया को बताने के लिए आपका एक छोटा सा क्लिक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में लिखें, हम उपकार नहीं भूलते। आपका दिल जब और दिलों से जुड़ेगा तो यह आवाज और भी बुलंद होगी। धन्यवाद।